नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों की NMMS मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी चल रही है। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 2017-18 के पेपर का मानसिक योग्यता का भाग 1 पढ़ा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भाग 2 शैक्षणिक योग्यता। इसमें हमारे विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दिए हैं, तो आज हम इसको समझेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और आप यदि मीन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप प्ले लिस्ट पर जा करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपकी पूर्ण रूप से अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ देखिए सिंबल बने रहते हैं, यहाँ पे निशान बने रहते हैं, ये है डिस्क्रिप्शन का निशान और ये रहता है यहाँ पे वीडियो को लाइक करने का निशान। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो लाइक करते हैं तो मैं आपको और भी इसी प्रकार से परीक्षा की तैयारी संबंधित सभी वीडियो देता रहूँगा, और यदि लाइक नहीं करते हो तो फिर मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा। तो ये शेयर का निशान भी रहता है, किसी को वीडियो भेजना है तो यहाँ से आप किसी के चैनल पर आप भेज सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो इसे जैसे मैंने देखिए लिंक की इसको क्लिक किया, ये जैसे इसको क्लिक करते हैं, है ना, तो यहाँ देखिए ये इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और इसमें ये देखिए मीन्स कम मेरिट प्ले लिस्ट ये दी गई है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, इसको आपको क्लिक करना है, इस लिंक को आपने क्लिक किया और क्लिक करने पर देखिए मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित ढेर सारी वीडियो है, आप इनको यहाँ से देख करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको आगे। तो ये देखिए यहाँ से हो जाता है भाग 2 शुरू शैक्षणिक योग्यता पार्ट सेकंड स्कॉलास्टिक। ये दिया गया है एटीट्यूड टेस्ट, यानी ये विज्ञान है, ये साइंस दी गई है। सबसे पहले इस साइंस में हमारे कितने 35 प्रश्न मिलेंगे जो कि 35 अंक के ही होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक रहता है। तो चलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे टिक लगा दिया है कि इनका सही कौन है। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर से, तो आपको इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए देख लीजिए इनको। आप इनको वीडियो रोक करके यहाँ पर जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से अगला पेज देखिए, ये है। यहाँ पे आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे विज्ञान दी गई है, तो ये जैसे ही हम इसको देखते जाते हैं तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये दिया गया है 12, 13, 14, 15, 16 और इसके बाद अगला पेज देखिए, ये 17, 18, 19, 20 है। ठीक है ना, और ये 21, 22, ये सभी प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके और हम परीक्षा में अच्छे से पास हो सकें। ठीक है, तो ये सभी देखिए यहाँ से, ये 28 और 28 के बाद में ये देखिए 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35वां प्रश्न। यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप इस विषय में भी पास हो जाएंगे। आगे देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, ये दिया गया है सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का यहाँ से शुरू हो जाता है, 35 हमारे उसके हो जाएंगे और 35 हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। ये भी हमारे 35 अंक के ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये विज्ञान शुरू हो जाती है, सामाजिक विज्ञान। तो इसको भी आप एक नज़र अच्छे से देख लें। इन सभी प्रश्नों को मैंने टिक लगा के रख दिया है कि इनका प्रश्न का उत्तर क्या सही है, तो आपको मात्र इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए ये देखिए 41 दिया, 42 दिया, 43, 44, 45। ठीक है, ये अगले पेज पर देखिए, तो ये दिया गया है 47। ये वही पेपर है जो 2018 में पूछा गया है। तो इस पेपर को भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इसमें से भी आ जाते हैं, इसलिए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये पूरी सामाजिक विज्ञान दी गई है इसमें। तो देखिए ये दिए गए हैं 60, 61, 62, 63, ये सभी आप एक बार इनको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया 66, 67, 68, 69 और ये पूरे 70 प्रश्न। ठीक है ना, तो आप इन 70 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद देखेंगे हम, इसमें शुरू हो जाती है हमारी गणित। ठीक है, ये है गणित का पोर्शन, तो इसको मैं आपको हल करके समझाऊंगा। आपको बिल्कुल यहाँ से अच्छे से देखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है
गणित मैथमेटिक्स से दी गई है और 71 से 90 प्रश्न हैं, यानी गणित के हमारे कितने 20 प्रश्न होंगे और ये जो हैं 20 अंक के ही रहेंगे, ठीक है ना। यानी इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 1 मिनट दिया गया है, लेकिन हमें अपना समय जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से बचा करके हमें गणित में इसका उपयोग करना है, क्योंकि गणित में ज़्यादा टाइम लगता है जब हम सवालों को हल करते हैं, ठीक है ना। तो हमें इनको यहाँ पे देखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया 71वां प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब हमें यहाँ पे बड़ी भिन्न बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पे 5 का आपको यहाँ पे भाग लगा देना है 4 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे दशमलव आ जाता है, और यहाँ पे 6 7 42 और 6 8 48 और 6 3 18, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी दशमलव का 0 और 7 से इसको भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा 7 8 56 और 7 पंचे 35, ठीक। और इसमें देखें तो ये 6 3 18, ये दशमलव आ जाएगा, 3 18 3 18 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी, यहाँ तो 8 ही है, यहाँ पे 0.83 है, यहाँ पे 0.85, यहाँ 0.66 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये 0.85 वाली, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आपको भाग दे देना है, ठीक। मान निकालिए, यहाँ पे बताया गया कि इन सभी के मान निकालिए, कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो यहाँ देखिए सभी में ये जो यहाँ पे संख्या दी गई हैं सभी पे क्या लगा हुआ है, ये घन लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे ये घन लगा है, तो घन आप 5 पे लगा दें, 3 पे लगा दें, 2 पे लगा दें, तो 5 का घन कितना होता है 1। इस पे पहले बाहर ले लीजिए इनको, करनी जो 3 लिखे हुए हैं इन पर 3 की घात लगी है, और ऐसा कोष्टक बना करके यहाँ 5 पर 3 की घात आ जाएगी जो कि 125 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऋण है, 3 तिरका 9 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 3 तिरका 9 तिया 27, 3 की घात है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 27, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, करनी 3 का मतलब समझ लीजिए, यहाँ 3 बार गुणा करना है, 3 की घात लगी है, तो 2 3 से 1 3 मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे 1 3 मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये घात इस प्रकार से मिल जाएगी। और अंदर देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे हमारे 27 और 8 को जोड़ लीजिए, तो 27 और 8 35 होते हैं, और 125 में से आपको क्या करना है 35 को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ हम 125 में से 27 और 8 35, 35 को आप घटाइए तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना मिलना चाहिए, तो ये देख लेते हैं। तो 35 25 यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगी हासिल, 12 में से 4 जाएंगी 8 है, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना 80, 80 मिल रहा है इसमें, नहीं 80 नहीं सॉरी, ये हमें 12 12 यहाँ पे 0, यहाँ हाँ 9 मिलेंगे, 90 कितना मिलेगा ये 90, और यहाँ पे गुणा करना है 3 करनी 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 तिया 27, 270, और ये वर्गमूल में आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 270 किस में लिखा, ए में लिखा हुआ था, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसको, यहाँ देखिए 73वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। अब देखिए ये पूरी रेखा यदि समांतर है, यदि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये 110 है, यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा जो है एक रेखीय कोण बनाती है, तो 180 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 में से 110, वो मतलब 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कितना मिलेगा, यदि हम 180 में से 150 घटाते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 30, ठीक है ना। अब इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये जो है बाह्य कोण होता है और ये अंदर के कोण होते हैं, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, कितना होता है 360, ठीक है ना। और x का मान हमें ज्ञात करना है, तो अब देखिए इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 के बराबर। तो हम यदि 70 और 30 को जोड़ें तो 100, और यहाँ हो जाएगा x धन ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। और x धन 100 को 360 में से 100 को घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से 100 घटाएंगे तो 260 मिल जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला 74वां प्रश्न देखें। यहाँ देखिए 74वां में दिया है कि ए बी
चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, पूरा ए बी यहाँ से बी तक ये व्यास है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सेंटर होगा कहीं पर भी, और ये हमारे वृत्त के अर्धवृत्त बना देता है, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है कि डी सी ए बी के समांतर है। अब देखिए ये डी सी रेखा ये ए बी रेखा के समांतर, जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं और उनके मानी जो निश्चित बिंदु रहते हैं उनको हम मिला देते हैं, तो ये जो रेखाएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि कोण सी ए बी बराबर 29 है, तो कोण डी ए सी ज्ञात कीजिए। अब हमें सी ए बी यानी ये कोण हमें कितना दिया गया है, ये 29 दिया है, तो हमें डी ए सी यानी ये वाला कोण हमें क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी जो बना हुआ है, यदि इसमें सी ए बी 29 है तो डी बी ए भी 29 ही होगा, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं ना ये बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 29, ठीक है ना, ये 29 आ गया। अब देखिए ये दो कोण हमें ज्ञात हो गए इसी त्रिभुज के। अब ये जो डी कोण है ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 अंश है। अब देखिए त्रिभुज में हमें इस कोण को बताना है, तो यदि हमारा ये कोण नहीं पता है, ये 29 है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो कोण ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। यदि हम इसको लेते हैं कि 90, देखिए ये 90 होगा, ये 29 हो जाएगा, और धन कोण ए, ठीक है, ये कोण ये वाला इसको ए मान रहे हैं, और ये उसी में मिल जाएगा हमारा 29, ठीक है ना। तो ये 29 और बराबर में आ जाएगा 180। तो इन सभी को जोड़ करके 29 और 29 को 29 और 29 कितने हो जाएंगे, 58, और 58 जो है 90 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ 8 है, और 9 और 5 14, ठीक है, 148। 180 में से 148 को घटा देना है, 148 घटा दीजिए तो मिल जाएगा कितना, यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएंगी 3, 32 अंश कहाँ दिया गया, डी में। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 75वां प्रश्न जो दिया गया है, ये हमारी यहाँ पे जो घातें लगी हुई हैं, तो ये घातांक के नियमों के अनुसार हमें इसको करना होगा। देखिए यहाँ पर 2 पर x की घात ऋण 1 और धन 2 पर x की घात धन 1 बराबर 320 लिखा है ना। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ देखिए ये 2 पर x की घात है और गुणित 2 पर ऋण 1 की घात है, तो बटे में 2 पर 1 की घात यानी बटे 2 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखें तो ये 2 पर है x की घात है और ये बटे में नहीं जाएगी, ये गुणा में ही रहेंगी, कितनी, ये 2 रहेगा, क्योंकि 1 है ना, तो ये घातें समान आधार पर जुड़ जाती, तो ये यहाँ गुणा 2 रहेगा। अब दोनों में देखिए धन लगा हुआ है, तो यहाँ से 2x पर है जो घात है इसको हम बाहर ले लेंगे, और ये हमारा 320 के बराबर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर x की घात को उभयनिष्ठ निकाल लें, तो यहाँ मिल जाएगा 1/2 धन, यहाँ पे मिल जाएगा 2, ठीक है, और ये 320 रहेगा। तो ये 2 पर x की घात गुणित आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ 5/2 को हम यदि सीधे इस 5/2 को 320 है तो 2 का गुणा और 5 से भाग देंगे, तो ये यहाँ से संख्या उठ के यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। 2 ऊपर 5 नीचे, और इनको यहाँ काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 64 गुणे 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, यानी 2 पर x की घात बराबर कितना आ जाएगा, 128। तो ये कितनी, 2 पर कितने की घात है, ये होती है 2 पर 7 की घात, ठीक है। 2 का गुणा करिए 7 बार तो 128 होंगे, यानी हमारे आधार समान होने पर घातें बराबर होती हैं, तो x बराबर आ जाएगा 7, जो कि हमारा बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। यहाँ देखिए 76वें प्रश्न में दिया है कि यदि 4/2 1 3 से विभाजित है तो y का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए 0 होगा, 1 2 3 ये दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे y की विभाजिता क्या होती है, तो y की विभाजिता, सॉरी 3 की विभाजिता, y की नहीं 3 की विभाजिता क्या होती है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और एक कितना हुआ 7। अभी 3 का भाग जाने के लिए इसमें कितने कम है 2, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, यानी y की जगह पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर 7 2 9 होंगे जो कि 3 से विभाज्य हैं, 3 3 का 9, तो ये y का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक। चलिए आगे देखिए,
तो यहाँ देखिए 77वां प्रश्न है, इसको दिया गया है कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद एक अलमारी को 5,225 रुपये में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कोई भी वस्तु जब हम लेते हैं तो उसमें जो मूल्य डला रहता है, उसके बाद भी दुकानदार उस पर छूट दे देता है कि 5% या 10%, जितना भी कोई भी कापी किताबें लेने जाओ तो ये इस प्रकार से छूट मिलती है। तो वैसे ये है, तो हमें 100 पर कितने की, 5% की, यानी 100 में से 5 वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है प्रत्येक 100 पर, है ना। ये 5 कम कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी छूट हो जाएगी। ये दी गई है छूट, और इस पर अलमारी का जो विक्रय मूल्य है ये 5,225 है। तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, तो अंकित मूल्य का जो सूत्र होता है कि अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया, सीधा लिख लीजिए 5,225 बटे छूट। छूट कितनी दी है, ये दी है 100 ऋण 5 यानी 95 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा गुणित 100, ठीक है ना। ये अंकित मूल्य हो जाएगा, ये अंकित मूल्य का सूत्र हो जाता है। तो इसको काट दीजिए, तो इसको पहले 5 से काट देते हैं हम, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 नाम 45, 19 पंचे 95, ठीक है ना। 5 से इसको काट लें तो कितना होना चाहिए, ये आ जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और 5 चौके 20, और 5 25, ठीक है। और सीधे इसको 19 से काटते हैं, तो 19 एकम 19, और यहाँ पर काटें तो ये 19 से पंचे कितना हो जाएगा, 95, है ना। 19 पंचे 95, और 19 पंचे 95, तो 55 गुणे 100 यानी 5500 इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, जो कि किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 78वां प्रश्न है। यहाँ देखिए 78वां प्रश्न दिया है कि एक सूटकेस 570 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस सूटकेस को कितने में बेचना चाहिए था। तो अब देखिए यहाँ पे वो सूटकेस कितने का है, 570 रुपये में वो जो है बेच रहा है, तो 5% की हानि, तो 100 पर कितनी हानि होगी, 5 की। तो अब 100 में से 5 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, तो 100 में से 5 घटाने पर हमें मिल जाएगा कितना, 95, यानी 95, 100 प्रत्येक 100 पर उसको 95 रुपया मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब वह 5% लाभ में बेचना चाहता है, तो 100 पर कितना, 5 हमें क्या आना चाहिए, फायदा आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 रुपया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसका लाभ में, और ये होती है उसको हानि। तो दोनों के लिए विक्रय मूल्य कितना है, 570, 570 बटे हानि कितनी हुई, 95, लाभ कितना चाहिए, 105। तो इनको आप जो है काट दीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा, इनको 5 से काट लेते हैं हम, कि 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 नाम 45, 5 से इसको भी काट दें यदि, तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, ये 19 से काटिए, 19 से 30 57, यहाँ 30 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कर लें, तो 21 63 630 कितना आ जाएगा, 630, ये सी में दिया गया है 630 रुपये। इन दोनों का गुणा कर लेना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 630 रुपया, ठीक। 79वें प्रश्न में देखिए 8.25 मीटर का कितना प्रतिशत 75 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए मीटर दिए गए हैं, सेंटीमीटर हैं, तो मीटर के भी सेंटीमीटर बना लें, क्योंकि मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही उत्तर मिलता है, ठीक है ना। तो 8.5 दिया गया है, 8.25 हैं, तो क्या बनाना है हमें, मीटर है, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। जब हम इसमें 100 का गुणा कर देते थे, तो सीधे आ जाएंगे 825, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब ये 75 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत निकालना, गुणे 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 75 बटे 825 गुणित 100, ये प्रतिशत का हो जाएगा, तो यहाँ प्रतिशत बन जाएगा। ये इसको काट लीजिए, 5 से ही काट लीजिए इसको, तो कितना मिल जाएगा, ये यदि हम काट देते हैं, तो 5 से काटें, 5 एकम 5, 3 5 एक्के 30, 5 25, इसको 5 से काटें तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और 5 25, 15 पंचे 75, ठीक है। ये आ जाएगा 15 से इसको काट लें यदि हम, 15 एकम 15, और यहाँ पे काटें तो 15 एकम 15, 15 एकम 15,
तो ये देखिए यहाँ पे जो है संख्या जो कितनी दी गई है कि 100/11, क्या आ जाएगा, ये मात्रा हमें मिल जाएगा 100/11%। इसमें दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, बस यही सही है। इसको काट, ये संख्या कट नहीं रही है ना, आगे यहाँ पे एक आ गया, एक का 100 में गुणा करेंगे 100 ही आएंगे बटे 11 है, तो ये आ जाएगा 100/11%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 80वां प्रश्न दिया गया है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये यह कह रहा है कि 8 वस्तुओं को जो हम 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तो वह 10 वस्तुएं हम बेचेंगे उसके बराबर है। तो ये इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि उसके पास 8 वस्तुएं थी, वो कम हो रही हैं, तो 10 वस्तुओं के बेचने के बराबर उसका क्रय मूल्य है। तो हम 10 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। तो 10 में से 8 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2। 2 की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यह हानि बराबर क्या आ जाएगा, हानि बराबर आ गया 2। 2 किस पर हानि हुई, जब हमारी 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा उस पर ही उसको हानि होती है। तो हमारा हानि का सूत्र क्या हो जाता है, हानि बटे क्रय मूल्य, यानी 10 गुणित 100, ये आ जाएगा। तो इसको यदि हम काट देते हैं तो ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो जाता है ना, हानि प्रतिशत, प्रतिशत में बदलना, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये हो जाता है हानि प्रतिशत बराबर। तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20%। किसमें दिया, सी वाले ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 81वां देखिए। यहाँ देखिए 81वां प्रश्न दिया गया है कि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से एक धन राशि पर साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63.86 रुपया है, तो वह धन राशि क्या होगी। धन राशि यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए मान लेते हैं हमें मूलधन ज्ञात नहीं है, तो हम मान लेंगे कि मूलधन मान लीजिए हम पी मान लेते हैं। मूलधन को मूलधन भी लिखें, पी भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन की जगह हम पी लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो चलिए मूलधन गुणित दर कितनी दी गई है, 10 दी गई है, समय दिया गया 3 वर्ष, बटे आ जाएगा 100। ठीक, ये साधारण ब्याज आ गया हमारा। यहाँ हम इसको काट देते हैं, ये शून्य शून्य कट जाएंगे, तो 3p बटे कितना आ जाएगा, 3p/10, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के घटा देना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर, मूलधन यानी p बराबर, बहुत सॉरी मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन लिखे यहाँ पर, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी p, एक धन दर कितनी दी गई है 10/100 और समय कितना दिया गया 3, ये 3 की घात जो है मिश्र धन है का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो इसको पहले आपको निकालना ही होगा। तो यहाँ देखिए मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p गुणित, इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1/10, 10 और 1 11, 11 बटे कितना आ जाएगा 10, 11/10 पर कितने की घात है 3 की घात, ये आ गया मिश्र धन। ठीक है ना, और इसको डिटेल में चाहें तो इसको 3 बार गुणा करके तोड़ लें, तो ये आ जाएगा पी के साथ में 11/10 और 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा नीचे 1000, 11 11 में 121, 121 में यदि हम 11 का गुणा कर देते हैं, 121 में 11 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 22 और 1 23 है, और 11 2 13, यानी 1331 पी। तो ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन 1331 पी आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आ गया मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन में से क्या घटाना है, मूलधन को घटा देना है। तो मूलधन क्या दिया p, और मिश्र धन आ गया ये। तो अब देखें इसमें से हमें इसको घटाना है तो कितना होगा, ये 1331 p बटे 1000 में से कितना घटाना है, मूलधन, मूलधन क्या दिया गया था p। ठीक है ना, तो यहाँ 1000 है, 1000 p, ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा बटे में 1000, तो 1000 घटाएंगे तो 331 p बटे कितना आ जाएगा, 331 p बटे 1000, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से इस चक्रवृद्धि ब्याज में कितना दिया गया है, यह दिया गया है हमें 331 p बटे 1000 में से यदि हम क्या घटा देते हैं, यह 3p/10 घटा देते हैं, 3p/10, इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये
तो यहाँ देखिए ये शून्य कटेंगे तो यहाँ 100 300 आ जाएंगे, और 331 में से 300 घटाएंगे तो 31p/1000 आ जाएगा। 31p/1000 ये किसके बराबर है? अंतर है हमारा ये 63.86 के। ये 63.86 आपको करके, और देखिए इसका यहाँ गुणा होगा, 31 का इसमें भाग चला जाएगा, तो ये जो संख्या होगी कितनी बन जाती है हमारी? बन जाएगी, यहाँ बराबर में देख लें तो ये आ जाएगी 63, 86, 3 यहाँ शून्य आ जाएगा, और बटे में कितने आ जाएंगे? ये 31 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 31 दशमलव के बाद ये शून्य कैंसिल, तो यहाँ 31 से यदि इनको सीधे काटें तो 31 एकम 31, 31 दूनी कितना होता है? 62, है ना। बचेगी एक, ठीक है, तो हो जाएंगे 186। 186 पहले एक होगा तो 18 भाग नहीं जाएगा तो शून्य रख लेंगे, फिर सीधे हम यहाँ पे 6 उतार लेंगे, ठीक है ना। तो 6 उतारने पर कितना? 186 में 31 छक्के 186 होते हैं, तो 6 बार भाग जाएगा, और शून्य का शून्य क्या आ गया? 2060। ये मिल गया हमें दोनों का अंतर, यानी P बराबर कितना आ जाएगा? 2060 ये आ जाएगा, जो कि इसकी धनराशि व धनराशि ये दी गई है ए में। अतः ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 82वां प्रश्न देखिए अगला। यहाँ देखिए 82वां प्रश्न, 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मात्र 8 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यानी 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पे 12 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 व्यक्ति 20 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति, एकक नियम लगा दीजिए, एक व्यक्ति कितने में करेगा? 20 गुणित 12 दिन में, इसलिए 8 व्यक्ति कितने में करेंगे? भागित 8 हो जाएगा, 20 गुणित 12/8 आ जाएगा। 8 इस काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से इसको काटें, 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12, 6 गुणित 5 यानी 6 गुणित 5 यानी कितना आ जाएगा? 30 दिन, ठीक है ना। तो 30 किस में दिया? बी में दिया है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 83वां प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है। वर्ग, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाएं तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए वर्ग इस प्रकार से रहता है, ये है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की, ये बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये हमने वर्ग बना लिया। अब कह रहे हैं कि इस वर्ग पर क्या बना? इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 ये है, 2 ये है, 2 सभी होंगी, ठीक है ना। ये 2 2 हो जाएंगी। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर आधा वृत्त बनाना है तो यह भुजा है, तो इस पर आधा वृत्त ऐसा बन जाएगा। आधा वृत्त हो गया ना, ये देखिए आधा वृत्त है। इसी प्रकार से इस पर भी आधा वृत्त बनाना है, इस पर भी आधा वृत्त बनाना है, ये अर्धवृत्त बन जाएगा। ऐसे ऐसे क्या बन जाएंगे? ये सभी भुजाओं पर आधे आधे वृत्त बन गए, और 2 आधे वृत्त मिलकर के क्या बनाएंगे? एक पूरा वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 वृत्त मिलके एक बनाएंगे, 2 ये वृत्त मिलेंगे तो एक बनाएंगे, यानी 2 वृत्त बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताना कितना होगा? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा 2 दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा यानी कितना आ जाएगा? 2 गुणित 2 यानी 4। तो ये तो हो गया किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो देखिए यह पूरी भुजा कितनी दी गई है? ये 2 दी गई है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। व्यास कितना दिया कहलाया? व्यास कहलाया 2, तो त्रिज्या कितनी कहलाई? आधी। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे r का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने वृत्त बने हैं? 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता? पाई r का वर्ग, पाई r का वर्ग। और कितने हैं वृत्त? 2, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, 2 पाई r का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 धन 2 पाई, r का मान दिया गया है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 धन 2 पाई ही रहेगा, और 4 धन 2 पाई ये उत्तर आ जाएगा। ये दिया गया ए में, ये 4 धन 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 84वां प्रश्न में दिया है कि यदि एक आयत का विकर्ण भुजाओं में से एक का 2 गुना है तो आयत की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत बना हुआ है, इस प्रकार से आयत बनता है, ये आयत बना दिया, ठीक है, ये आयत है। अब आयत में दिया गया आयत का विकर्ण, ये विकर्ण हो जाएगा। चलिए इस विकर्ण को ऐसा खींच लेते हैं, ये विकर्ण होगा। एक भुजा का दुगना है, तो ये जो है दुगना है किसी एक भुजा का। मान लेते हैं हम इसकी भुजा x है
जो ये चौड़ाई है, क्या मान ली, चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई हमने x मान ली कि चौड़ाई x है, तो ये कितना हो जाएगा, विकर्ण 2 गुना है तो 2x हो जाएगा, ये विकर्ण 2x है और ये इसकी चौड़ाई आ जाती है। तो अब बच जाती है क्या, इसकी लंबाई। तो कह रहे आयत की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। यदि चौड़ाई मान ली x है तो ये यहाँ पे लंबाई कहलाई, तो लंबाई और चौड़ाई का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो लंबाई निकाल लीजिए कितनी है, चौड़ाई तो x मान ली है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बनता है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें पैथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पे पैथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंबाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे कि लंबाई का वर्ग या लंबाई बराबर ये आ जाता है वर्गमूल 2x का वर्ग और ये आ जाएगा ऋण में x का वर्ग, ये x का वर्ग ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4x वर्ग, 4x वर्ग में से 1x वर्ग घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 वर्गमूल, यहाँ पे आ जाएगा 3x का वर्ग यानी x वर्गमूल 3, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, ये हमारी लंबाई निकल आई। यहाँ पे दोनों का अनुपात पूछा गया है ना। तो ये दोनों का अनुपात यदि हम लें कि लंबाई बटे चौड़ाई ले लीजिए, तो लंबाई बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई लिख लीजिए, ठीक है, लंबाई बटे चौड़ाई ये अनुपात है। तो लंबाई कितनी दी, x वर्गमूल 3, x वर्गमूल 3 और चौड़ाई दी गई है x, तो यहाँ x रख लें तो ये x से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 बटे कितना आ जाएगा 1, यानी हम करनी 3 बटे 1 को क्या लिखेंगे, करनी 3 अनुपात 1, ठीक है। ये किस में दिया गया है, ये दिया है बी वाले ऑप्शन में, तो ये बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 85 प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए 85वां प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि एक सही 9/16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार निकालते, ये सही बटे में है, भिन्न है तो तोड़ लीजिए। तो 16 एकम 16 यहाँ गुणा कर देते और इस धन को 9 को जोड़ देते, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 बटे कितना आएगा 16, 16 इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल, ऐसा निकालेंगे। 25 का वर्गमूल क्या निकलता है 5, 16 का वर्गमूल क्या निकलता है 4, 5/4 आ जाएगा। 5/4 यानी 5 में 4 का हमें क्या करना, भाग लगा देना, 4 एकम 4 बचेगी 1, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 किस में दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 86वां प्रश्न दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियाँ 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती हैं। तो ये गोलियाँ हमें बनाना है, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या की कितनी गोलियाँ बनेंगी, गोलियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ देखें जो गोली होती है, गोली यानी एक गोला होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का घन, ये होता है गोले का आयतन। तो ये एक गोली का आयतन होगा या गोले का आयतन होगा, तो ये 1 का हो जाएगा। तो ये यदि हम इसको देखें तो 4/3 और यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है और आर का मान 2 × 2 × 2, ये 3 बार आएगा क्योंकि आर का मान 2 दिया गया, त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पे 3 बार गुणा करना होगा, 2 का तो 2 का 3 बार गुणा कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ठीक है ना, 8 है, 8 चौके 32 है, यहाँ पे लिख लीजिए 32 गुणित 22 और बटे में आ जाएगा 7 × 3, तो सीधा कर दें 7 × 3 21, ठीक है। इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ये एक गोली का आयतन आ गया। अब यहाँ देखें कि कांच का घन, घन का आयतन क्या होता है, घन की भुजा दी गई है, तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या होता है, ये घन का आयतन, ठीक है ना, आयतन। तो आयतन में क्या करेंगे, तीनों का हम गुणा करेंगे, एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 गुणित 44 गुणित 44, ठीक है ना, ये 44 और बटे में क्या आएगा, एक गोली का आयतन, तो गोलियों की संख्या आ जाएगी, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ हमें किसका 32 गुणित 22 बटे 21 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ 32 गुणित 22 और बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 21। अब चलिए इनको काट लीजिए, 22 एकम 22 और 22 से दूनी क्या हो जाएगा 44, ठीक। अब यहाँ पे 32 को काटें हम तो 4 से काटें तो 4 16 32 हो जाए, 4 8 32, 4 8 32, 8 बार में कटा है ये,
और 4 से इसे काटें तो 4 11 22 हो जाएंगे। अब इस 8 को काट दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटें तो ये भी 4 11 22, 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक, 11 गुणित 21, इनका गुणा कीजिए तो 11 11 121 होते हैं। 121 में 21 का गुणा करें तो 21 एकम 21 यहाँ से लाएंगे 2, 21 से दूनी कितना होता है 42 और 2 यह हो जाएगा 44, 4 21 और 4 25, 2541। किस में आ रहा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए 87वां प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए 87वां प्रश्न दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समवृत्ताकार बेलन से समान त्रिज्या का एक गोलार्ध काट लिया जाता है तो शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, समान ऊंचाई की है, उसकी त्रिज्या दी गई है। तो देखिए बेलन किस प्रकार से रहती है, बेलन इस प्रकार से रहती, ये बेलन कहलाती है ना, ये बेलन है। बेलन के ये दोनों सिरे होते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ये बेलन होती है ना, बेलन के ये सिरे हैं, ये है बेलन है। इसकी ऊंचाई दी गई है पूरी, ये 11 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी दी गई, यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या कर रहे हैं, गोलार्ध काट लिया जाता है, एक गोला काटा जाता है। देखिए यहाँ पे आधे आधे 2 गोले बने रहते हैं। यहाँ पे बेलन इस प्रकार से रहती है, ये बेलन है, बेलन का ये आधा हिस्सा जो है अर्ध गोलाकार रहता है। तो आधा गोला काट लिया जाता है और इसका मतलब है गोलार्ध, एक गोलार्ध काटा गया, दोनों नहीं काटे गए, दोनों तरफ एक तरफ से इसको यदि हम ऐसा काट देते हैं, अलग कर देते तो एक आधा गोला कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए शेष भाग का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पहले तो ये देखिए उसकी त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर का वर्ग एच, पाई आर का वर्ग एच, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है ना। अब बेलन के आयतन में यहाँ इनको रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये पाई आर का मान दिया गया है 6, तो ये 6 गुणित 6 और ऊंचाई दी गई है 11, तो यहाँ 11 लिख लीजिए और इनका गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 11 6 36 है, 6 6 36 में 11 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 छक्के 66 है और 11 33, 33 में 6 जोड़ें तो 396 पाई। ठीक है ना। ये किसका, बेलन का आयतन आ गया। इस आयतन में से हमें आधे गोले के आयतन को घटा देना है, तो गोले का आयतन 4/3, आधे गोले का आयतन 2/3 पाई आर का घन। ठीक है ना। समान त्रिज्या लिखा हुआ है इसलिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। आर का घन यानी 6 गुणित 6 गुणित 6, ये 3 बार किया जाएगा। इसको यहाँ यदि काट दी तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इन सब का गुणा कर लें, 2 दूनी 4 और 6 6 36, 36 में 4 का गुणा करें, पाई रहेगा ही, तो कितना आ जाएगा 4 6 24, 4 थी 12 2 14, 144 पाई आ गया। इसको हमें क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे घटाइए, 396 में से 144 घटाएंगे, 144 घटाना है, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेंगी 5, यहाँ 252 पाई आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, शेष भाग का आयतन है, पाई नहीं दिया है तो इसमें पाई का मान रख लेते हैं और काट देते हैं। तो ये देखिए 252 पाई का मान होता है 22/7। 7 से इसको काटें, 7 एकम 7, 7 21 है और 7 6 42, 36 गुणित 22 से कर लीजिए। 36 में 22 का गुणा, यहाँ पे देखिए 2 6 12 की 2, यहाँ से लाई 1 2 3 6 और 1 7, 72 आएगा, यहाँ भी 72 आ जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ पे 2 7 2 9 7 7, 192 किस में दिया गया, ए में। इतना आएगा शेष भाग का आयतन घन सेंटीमीटर, 792 घन सेंटीमीटर। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 8वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि 10 वस्तुओं का माध्य 17 है, यदि प्रत्येक वस्तु में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए 10 वस्तुएं दी, उनका माध्य दिया गया, माध्य यानी औसत होता है। ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु में 5 जोड़ दीजिए, वस्तुएं कितनी है हमारी 10, 10 में 5 जोड़ना है अपन को, तो 10 पंचे 50 हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, ये 50 बढ़ जाएगा। ठीक है ना।
तो नया माध्य क्या होगा, तो देखिए पहले वाला माध्य क्या है, तो यहाँ देखें कि माध्य बराबर क्या होता है या औसत बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, है ना। टोटल जितनी है 10 ही संख्याओं का योग बट्टे जो होती हैं संख्याएं, टोटल संख्याएं। यहाँ पे संख्या कितनी दी गई हैं, यहाँ पे संख्या लिख देते, कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्या। तो माध्य बराबर क्या आ जाता है, ये 17, सॉरी माध्य हमें 17 दिया गया है, योग नहीं दिया है, तो ये योग और बटे आ जाएगा 10, 10 का 17 में गुणा हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, 10 वस्तुओं का योग बराबर हो जाएगा 170। ये योग आ गया 70। अब उन प्रत्येक में 5 जोड़ें तो कितने, 50 और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 50। और उसमें यदि हम देखें कि 50 और बढ़ जाएगा तो हम 50 नया माध्य क्या हो जाएगा, हम प्रत्येक वस्तु को में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो हमें यहाँ पे 5 और इसमें जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 170 में आप सीधे 50 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, 7, 5, 12, 1, 2, 220 आ जाएगा नया योग। ये नया योग हो गया, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें माध्य निकालना है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी दी गई है 10, 10 से इसको काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 22। 22 किस में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ देखें, यहाँ देखिए 89वां जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि 12 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी 12 वर्ष पहले की आयु से 4 गुनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम मान लेते कि माना वर्तमान आयु x है, ये करेंगे ना, माना कर लेंगे, माना उसकी वर्तमान आयु यानी आज की उम्र x वर्ष है, x मान ली, तो 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, वो x धन 12 का क्या होगा, x धन 12 वर्ष का हो जाएगा। और इसके पहले 12 वर्ष पहले जो थी, 12 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x ऋण 12 वर्ष, कितना होगा, x ऋण 12 वर्ष, ये दोनों आयु आ जाएंगी हमारी। और वह कह रहा है कि ये जो बाद की आयु है ये 12 वर्ष से पहले की आयु से 4 गुनी है। ये जो x धन 12 वर्ष बाद की आयु पहले की आयु से 4 गुनी, तो यहाँ लिख देंगे हम कि x धन 12 बराबर 4 गुणित x ऋण 12, ये बाद की आयु का 4 गुना। तो यहाँ पे इनको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, x धन 12 बराबर ये मिल जाएगा 4x ऋण 12 चौके 48, ठीक है, ये 48। अब इनका पक्षांतर कर लें तो x को इस तरफ ले आएंगे तो 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x मिल जाएंगे, और 48 को इस तरफ ले आएंगे तो धन के हो जाएंगे, तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो x बराबर 60 बटे में कितने आ जाएंगे, 3, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष, बी में दिया गया है, ये सही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए 90वां जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे दिया है a अनुपात b बराबर दिया है 2:3 और x अनुपात y बराबर दिया है 3:4 है। तब ये जो दिया गया है 4ay ऋण 3bx है और ये 5ax ऋण 2by का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए a अनुपात b दिया गया है और यहाँ पे जो है इसको एक बार सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3bx, ax किसी भी हालत में नहीं आ सकता इसमें, इसलिए इसको सुधार लेना है। ये लिखा हुआ है 3bx, कितना है ये, यहाँ पे 3 लिख लीजिए और bx बना लीजिए, ठीक है, ये 3bx है। चलिए यहाँ पे देखिए a अनुपात b बराबर 2/3 है, जिसका मतलब है कि a बटे b बराबर 2/3, ठीक है। और x अनुपात y है तो x बटे y बराबर कितना दिया गया है, ये दिया 3/4, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे दिया गया है ये 4a/, इसका मान निकालना है, तो इसमें मान कैसे निकालेंगे, a बटे b का मान 2/3 रखना है, x बटे y का मान 3/4 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b/y से पूरे इसमें भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 4a/, बटे क्या लिखना, सभी के b/y बटे में लिख दीजिए। यहाँ पे 3bx लिखा हुआ है और यहाँ पे बटे में आ जाएगा b/, ठीक है ना, ये। और बटे में कितना है, बटे में है 3bx, यहाँ पे 3b सुधार लेना है और बटे में b/y से भाग दे देना है, जिससे मान में कोई परिवर्तन ना हो, एक ही संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी 2b
बाय, यहाँ पे 2b बाय, ठीक है। सभी में हमें b बाय से भाग लगा देना। चलिए, भाग लगाने के बाद कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमारा बाय बाय कट जाएगा तो 3 और गुणित में लिख लीजिए a बटे b, तो ये आ जाएगा गुणित में हमने a बटे b लिख दिया, ठीक है, ताकि हम सीधे मान को रख सकें। और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे b कट जाएंगे तो 3 गुणित एक्स बटे बाय, यहाँ पे एक्स बटे बाय का मान रखा जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे बी कटेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3 गुणित एक्स बटे बाय, और यहाँ पे बी बाय दोनों में कट जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2। चलिए, इनका मान रख लीजिए फटाफट। इनको देखिए, 3 में 2/3 रखना है तो 2 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3 दूनी 4 हैं यहाँ पर, कितने हैं 4, तो 4 दूनी 8, कितना मिल जाएगा 8/3, और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 3 है तो 3 तिरका 9 बटे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लें 9/4, और बटे में क्या आएगा ये भी लिख लो यहाँ पे, तो 3 तिरका 9/4 यहाँ पे आ जाएंगे 9/4 ऋण 2। इसको हल कर लीजिए, तो हल देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें होगा तो 8 चौके 32 ऋण 27 बटे आ जाएंगे 12, ठीक है ना, 4 तिया 12। और इसी प्रकार से इनको नीचे करते हैं तो गुणा के रूप में नीचे संख्या लिख लेते हैं बदल करके, तो ऐसी हो जाएगी, 4 ऊपर चले जाएंगे और 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएंगे, तो ऊपर आ चले जाएंगे हमारे 4 और नीचे आ जाएंगे 9 ऋण 4 दूनी 8, ठीक है ना, 9 ऋण 8 ये बन जाएगा। तो ये इनको काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 बटे में 3, और यहाँ पे 32 में से ये घटाओ कितने मिलेंगे 27, 5 मिल जाएंगे, 5 गुणित 1 और बटे में 3 गुणित 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 3 गुणित 1 यानी कितना मिलेगा 5/3। ये किस में दिया गया है, ये दिया ऑप्शन ए में, अतः ए वाला इसका उत्तर ये सही हो जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही। आशा है आपको ये सभी प्रश्न जो गणित के समझाए गए हैं समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट है, लगता है कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं निश्चित ही आपको इनके सभी के हल फिर से बताऊंगा। और इन सभी के हल जो है हमारा जो है एक चैनल है, उसका नाम है टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक है इसी के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, और उस पे हमारे ये सभी प्रश्नों के हल जो भी आप डाउट पूछेंगे उन पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।